एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक थियरी में ये सिर्फ पहला टॉपिक है तुम्हारा भी फर्स्ट यूनिट के अंदर, जिसमें आप डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स सीखोगे। जो कल आपको सिलेबस लिखाने की स्टार्ट किया गया उस वहाँ पे कॉलेज में, उसके अंदर आपको जो डेफिनेशन लिखाई गई थी वो ये 4 डेफिनेशन है, राइट। पहले आपने ये देखे कि इकोनॉमिक्स क्या है। आपके फोन में मैंने इसका पीडीएफ भेजा है सुबह में। The term economics has been derived from a Greek word, oikonomia, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, यानी घर चलाना, जिसको बोलते हैं वो इकोनॉमिक्स था वो जमाने में। तो द टर्म इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, ओइको एंड नोमो। इसका मतलब ओइको का होता है हाउस और नोमो का मतलब होता है मैनेज। तो हमारे लिए इकोनॉमिक्स का सिंपल मीनिंग क्या हुआ? मैनेजमेंट ऑफ हाउस। मैं यहाँ पे ने बीच बीच में तुमको ये बोलूंगा कि ये चीज को अंडरलाइन करना है, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग के लिए ये बोल रहा हूँ, राइट। आपको ये सेकेंड टाइम सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास पैम्फलेट आएगा तो वही चीज को आपको अंडरलाइन करना है, बराबर। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का सिंपल मीनिंग क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस, राइट। और जो ओइकोनोमिया, उसका सिंपल मीनिंग हाउस होल्ड होता है, यानी ओइको और नोमो, यानी मतलब हाउस और उसको मैनेज करना, ये 2 चीजें आती है। अब उसके बाद फॉर्मली द ग्रीक्स कॉल्ड इट एज पॉल्स। उसको पॉल बोला जाता था। पॉल क्यों बोला जाता था? क्योंकि उसको है पॉलिटिक्स के साथ में ज्वाइन किया जाता था। इकोनॉमिक्स आम इंसान की जिम्मेदारी नहीं थी। इकोनॉमिक्स जिम्मेदारी बनती थी राजा महाराजाओं की, और वो लोगों की जो लोगों के ऊपर शासन करते, यानी उसके ऊपर अपना रूल चलाते, ऐसे लोगों के बारे में बताया गया। द क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स helped develop this subject into political economy. The modern economics developed it as economics. लेकिन आज के जो इकोनॉमिस्ट है उसने सिर्फ इकोनॉमिक्स बताया, पहले पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। The science of economics was born with the publication. अब देखो पहले वर्ड क्या लिखा है? साइंस। यानी पहले इकोनॉमिक्स को क्या बोला जा रहा था? किसी एक दूसरी चीज के अंदर इंक्लूड करके समझाया जा रहा था, यानी सोशियोलॉजी को इकोनॉमिक्स के साथ में पढ़ाया जाता था, या तो उल्टा बोले तो इकोनॉमिक्स को सोशियोलॉजी के साथ में पढ़ाया जाता था। यानी जहाँ पे समाज विज्ञान हो ना, वहां पे इकोनॉमिक्स अपने आप आ जाता था, ऐसा माना जाता था। लेकिन साइंस की तरह से उसको डेवलप करना एडम स्मिथ के कारण ये हुआ। और इसके बुक का नाम ये अंडरलाइन करना है, वेल्थ ऑफ नेशंस। और वेल्थ ऑफ नेशन ये तो खाली हम उसको पॉपुलरली जानते हैं, पूरी बुक का नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो पब्लिश की गई थी 1776 के अंदर। कब पब्लिश किया गया था? 1776 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है कब पब्लिश किया गया ये आपको। मैं अगर समझता हूं तब तक तो CBM 1 वो SPB नहीं है, यानी SPB रद्द। लेकिन अकाउंट्स में जो फर्स्ट यूनिट के अंदर तुमने सीखा है वो एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं उसके अंदर। तो वो बराबर से आपने किया। इवन स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी किसी का था कल लेक्चर स्टैटिस्टिक्स का? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक धीमे 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 एक के बाद एक चीजें तुम्हारे सामने आती जाएगी और हम भी क्लियर होते जाएंगे। तो अब इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने वाले लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, लेकिन उसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो कौन सी डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की? जिसको क्लासिकल डेफिनेशन बोलते हैं। अब है बार बार ये वर्ड आएंगे, एक आएगा क्लासिकल, एक दूसरा वर्ड आएगा नियो क्लासिकल, और तीसरा वर्ड आएगा मॉडर्न। क्लासिकल यानी जिन्होंने इकोनॉमिक्स की स्टडी को शुरू किया था उस वक्त के जमाने के अंदर सबसे पहली डेफिनेशन देने वाले को क्लासिकल डेफिनेशन बोलते हैं, यानी शुरुआत उनसे हुई। ये डेफिनेशन बिल्कुल एकदम बोले ना इन्फेंसी लेवल पे, यानी मतलब
एकदम जो उस जमाने में था ना उसी बेस के ऊपर चलाई गई थी। फिर नियो क्लासिकल यानी पुरानी, लेकिन पुरानी में थोड़ी नहीं, मॉडर्न और क्लासिकल के बीच की डेफिनेशन को अपने क्या मानेंगे, नियो क्लासिकल। और लास्ट में आता है मॉडर्न डेफिनेशन। अब मॉडर्न का मतलब ऐसा मत समझना कि 2022 की डेफिनेशन होगी। मॉडर्न का मतलब सबसे लेटेस्ट में, और ये मॉडर्न डेफिनेशन आपको 1947 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1947 में और 1960 के अंदर। तो 60 के बाद तो कोई डेफिनेशन नहीं आई। तो मतलब ये नहीं होता कि 60 के बाद में इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट रुक गया, पर आज के जमाने में वो डेफिनेशन अभी भी लागू होती है, इसलिए उसको चलाया गया। जैसे कि बात करें एडम स्मिथ की, तो एडम स्मिथ के जमाने में कोई सर्विसेज नहीं थी, बैंक डेवलप नहीं थी। बैंक 1400 के अंदर डेवलप हुई, शुरू हुई, यानी सॉरी, डेवलप होते होते उसको 400 साल लगे। और एडम स्मिथ की डेफिनेशन कब आई? एडम स्मिथ की डेफिनेशन आती है 1776 के अंदर, 1776 के अंदर। और डेवलप होते होते, यानी पूरी दुनिया में 1800 के अंदर भी 100 से ज्यादा बैंक नहीं थी। तो जो चीज के बारे में लोगों के अंदर पहले तो शंका थी, शक था उनके अंदर कि ये बैंक के अंदर पैसे रखने से हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे ना। तो ऐसी इंस्टीट्यूशन के बारे में एडम स्मिथ के जमाने में ज्यादा सोचा नहीं जाता था, इंश्योरेंस होता नहीं था ज्यादा, बराबर। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के उन्होंने उस टाइम पे डेफिनेशन बनाई थी। तो देखो क्लासिकल डेफिनेशन को देने वाले कौन कौन? जेएस मिल, जेएस मिल, एडम स्मिथ, जेबी से, जीन बैप्टिस्ट से, पूरा नाम एफ ए वॉकर। ये जेबी से मैंने नाम इसलिए आपको बोला क्योंकि ये आपको सेकंड ईयर के अंदर इसी की थियरी आएगी। जेबी से ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर तो कंट्रीब्यूशन दिया ही है, लेकिन साथ में मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र અને संकुल अर्थशास्त्र के बारे में समग्र जिन्हें कहिए। नियो क्लासिकल वेलफेयर डेफिनेशन, इसको देने वाले कौन? मार्शल। यानी अपने तो मार्शल को ऐसा समझते हैं कि मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड को बताने वाले कौन? मार्शल। ए सी पिगू और एडविन कैनन, ये तुम्हारे नियो क्लासिकल है। और लास्ट में आते हैं मॉडर्न या तो स्कैरसिटी डेफिनेशन। इसको रॉबिन्स ने और कैन क्रॉस ने ये डेफिनेशन को दिया है। अब हम बात करें इसके अंदर, एक्सप्लेन द क्लासिकल और वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सेम डेफिनेशन तुमने 11th स्टैंडर्ड में पहले चैप्टर में पढ़ी है, चारों चार डेफिनेशन, पर खाली एक एक पैराग्राफ, बराबर। यहाँ पे चार चार पेज है। अब एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक्स का पप्पा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि शुरुआत उसने की इकोनॉमिक्स को अलग सब्जेक्ट की तरह से पढ़ने की और पढ़ाने की। पब्लिश इस बुक वेल्थ ऑफ नेशंस इन 1776। अब इसमें क्या बताया गया है कि ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अब सबसे पहली बात तो नेचर का मतलब वेल्थ किस तरह की होती है उसको नेचर बोला जाता है। और दूसरा कॉजेज, कि कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री वेल्थ के पीछे यानी संपत्ति सर्जन के पीछे भागता क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या, ये बताने के लिए उसने ये बुक लिखी है। तो देखिए अभी इसमें ये नाम याद रखना है आपको, एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेज एंड नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। और जेबी से ने क्या बताया कि इकोनॉमिक्स इज द, पहली बात तो लिखा उसने, साइंस विच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ। मतलब ट्रीट्स ऑफ वेल्थ का मतलब जो वेल्थ यानी संपत्ति को गवर्न यानी उसको मैनेज करने का काम करता है। तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं उसको खाली अकेला संपत्ति नहीं बोला जाएगा। हर कंट्री के पास जमीन के अंदर जो खजाना है ना, वो भी उसकी वेल्थ के अंदर गिना जाता है। समुद्र के अंदर जो भी है उसको भी वेल्थ गिना जाता है। और इवन इंसानों को भी वेल्थ गिना जाता है, बराबर। तो ये सारी वेल्थ को हमको समझना है इकोनॉमिक्स के जरिए से। फिर अकॉर्डिंग टू वॉकर, इकोनॉमिक्स इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेट्स टू वेल्थ। तो क्या लिखा गया है? दैट बॉडी ऑफ नॉलेज यानी दैट पार्ट ऑफ नॉलेज, बॉडी का मतलब क्या होगा? पार्ट ऑफ नॉलेज, विच रिलेट्स टू वेल्थ।
अब दैट अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ एंड अदर क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये अंडरलाइन करने के लिए जरूरी है, इट इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, संपत्ति सर्जन विज्ञान। यानी इसका मतलब कि हम जो भी इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी, उसके पीछे का मकसद क्या है? पैसा या तो वेल्थ, बराबर नहीं? वो जमाने में करेंसी इतनी ज्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, गोल्ड एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि अगर कोई यूरोप का इंसान इंडिया में आएगा तो वो अपनी करेंसी लेके आएगा ना, वो करेंसी यहाँ थोड़ी चलेगी। तो वो यहाँ पे डील करने के टाइम पे सोना, गोल्ड एक्सचेंज करता था। इट इज अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। अब बात समझना, कभी भी कोई भी चीज चार हिस्सों में डिवाइड होती है, कोई भी वेल्थ चार हिस्सों में डिवाइड होती है। सबसे पहले हम वेल्थ को एक्विजिशन यानी अक्वायर यानी हासिल करना, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? हासिल करना। सबसे पहले हम वेल्थ को एक्विजिशन यानी हासिल करेंगे, दूसरा उसको एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा करेंगे, भेगू करूँ एक्यूमुलेशन, कलेक्शन यानी हम उसको कलेक्ट करेंगे हर जगह से। जितना ज्यादा किसी के पास वेल्थ होगी ना, वो ज्यादा पैसे वाला गिना जाएगा, वो ज्यादा प्रॉस्परस गिना जाएगा। तो पहले एक्यूमुलेशन आया, सॉरी पहले एक्विजिशन आया, दूसरा एक्यूमुलेशन आया। अब ये वेल्थ को एक्यूमुलेट करके करोगे क्या? तो हम उसको कंज्यूम करेंगे, उसी संपत्ति में से अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, अपनी वांट्स को कंप्लीटली सेटिस्फाई करेंगे। और एक और चीज मैं इसमें ऐड करता हूं, एक्सचेंज करना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो जमाने में लोग सिर्फ गुड्स के बदले में पैसा या तो वेल्थ देते थे, कई बार ऐसा भी होता था कि गुड्स के बदले में गुड्स भी दिया जाता था। और अगर तुम पैसा भी देते हो, वो भी एक तरह से एक्सचेंज हुआ ना, अदला बदली तो हुई उसके अंदर। तो चार बातें आ गई, पहले कौन सी? एक्विजिशन, दूसरा एक्यूमुलेशन, तीसरा कंजम्पशन और चौथा एक्सचेंज। दिस मीन्स इन इकोनॉमिक्स वी हैव टू स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वेल्थ सच एज, सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे? हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है। और दूसरा, किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे मैंने बोला ना एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और किस तरह से उसको कंज्यूम किया जाता है। देखो कंजम्पशन के टाइम पे जाता है, कौन सी चीज का सवाल आता है कंजम्पशन के टाइम पे? स्कैरसिटी का सवाल आता है। अपने अगर समझो कि 4 दिन में एक बार पानी आता हो, 4 दिन में एक बार पानी आता हो, तो घर में फिर कितनी कलकलाट, इसको संभाल के यूज करना पड़े। जो चीज महंगी हो जाती है या जो चीज एकदम कम मिलने लगती है, तो उस चीज के बारे में अपने क्या लोगों को इंस्ट्रक्शन देता हुआ सुनते हैं कि ये चीज को संभाल के यूज करना चाहिए, महंगा है इसलिए। तो जो स्कैरसिटी है ना, वही चीज महंगी है। किसी ने ये सोचा नहीं था 2000 के साल के अंदर कि गोल्ड की प्राइस कभी भी 60,000 70,000 जितने भी जा सकती है। ये वहां तक पहुंची, उसके पीछे का कारण क्या है? उसका सेमीकंडक्टर के अंदर यूज होना। अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक ये डिवाइस जो यूज करते हैं ना, इस डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बराबर से पास हो सके और इसका प्रोसेसर बराबर से काम कर सके, इसलिए इसके अंदर गोल्ड यूज किया जाता है। पर गोल्ड यानी तुम 1 तोला 2 तोला नहीं यूज करते इसके अंदर। उसके अंदर क्या, कुछ मिलीग्राम जितना गोल्ड इसके अंदर यूज किया जाता है। पर ये एक तो नहीं बनता, ये हजारों बनते हैं, ऐसे डिवाइसेस हजारों बनते हैं। ऐसे तुम्हारे फोन के अंदर होता है यूज, जो प्रीमियम फोन्स होते हैं ना, वो प्रीमियम फोन के अंदर यूज किया जाता है जिससे उसके प्रोसेसर की स्पीड फास्ट बने। तो ये यूज करना इसका बढ़ गया है। तो अगर उसका यूज बढ़ेगा तो यूज के सामने क्या बढ़ेगा? उसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ेगी लेकिन उसकी सप्लाई तो लिमिटेड है, इसलिए उसकी प्राइस बढ़ने लगी। लोगों ने उसको सेफ हेवन माना, ऐसी जगह ने कि जहाँ पे तुम इन्वेस्ट करो ने, तो वो पैसा तुम्हारा बढ़ेगा, कभी कम नहीं होगा। कुछ लोग उसको खरीदते हैं इसीलिए। अब इसके बाद में क्या आया, अभी आपको सोना खरीदना होने, तो जरूरी नहीं है कि मेटल को खरीदने जाओगे आप बाजार में। अभी आप उसके बॉन्ड भी खरीद सकते हो, गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हो। और गोल्ड बॉन्ड खरीदने के बाद कोई भी दुकान में जाओगे इस बॉन्ड को लेके, तो उस बॉन्ड के सामने तुमको गोल्ड मिल जाएगा। पैसे दे दो, पैसे उसमें पैसे कट नहीं होते, पर वो पेपर गोल्ड हो गया। पर इस तरह से भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। अब गोल्ड बॉन्ड बनाए, कोई कंपनी बनाए, तो इसका मतलब क्या, उसके पास उतना गोल्ड होना भी तो चाहिए ना। कल जाके बंदा मांगने के लिए आएगा तो वो लाएगा कहाँ से?
ऐसे पेपर छापे नहीं जाते, बात समझ रहे हो ना। इसी तरह से तुम्हारी करेंसी की हालत है। करेंसी ऐसा नहीं समझो कि ऐसे छाप दी जाती है, उसके सामने बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, क्योंकि करेंसी ज्यादा छपेगी ना तो ज्यादा लोगों के पास पैसे आएंगे। अब एक बंडल 2 लाख का हो जाए सीधा, तो इसमें करप्शन बनने के चांसेस कितने ज्यादा है। क्योंकि कोई इंसान ऐसा बोलेगा कि मुझे करप्शन के लिए पैसे यानी ब्राइबरी, जिसको बोला रिश्वत के पैसे चाहिए, और बोले तुम मुझे चेक दे देना, वो तो रोकराज मांगेगा ना। तो यहाँ पे ये सब बातों को ध्यान में रख के सारी डेफिनेशन बनाई जाती है। याद रखो, जब से इंसान आया है ना दुनिया में, तब से ब्राइबरी चल रही है, यानी रिश्वत। उसके बिना कुछ होता ही नहीं है। कोई भी सिविलाइजेशन हो, अपने यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि पैसे दिए बिना काम नहीं होता। जर्मनी में लीगल है, रिसिप्ट देनी पड़ती है उसको कि तुमने इस काम के लिए पैसा ज्यादा लिया, उसके ऊपर टैक्स कटता है। बोलो ये कितना इनसेन यानी पागलपन लगता है कि रिश्वत के पैसे की रिसीट आपको देनी पड़े। फिर अगर रिश्वत लेके वो इंसान काम ना करे ना, तो उसके ऊपर केस भी कराया जा सकता है। सोचो। तो ये हुआ तुम्हारे लिए इकोनॉमिक्स की फर्स्ट डेफिनेशन। क्या समझा इसके अंदर, एकदम नटशेल में अगर कोई समझाना चाहे तो सीधा सीधा कि इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। अब साइंस ऑफ वेल्थ तो 3 चीजें ध्यान में रखने की, पहला एक्विजिशन, दूसरा एक्यूमुलेशन, और तीसरा कंजम्पशन। बराबर। और 3 सवाल के जवाब, हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड, उसके बाद में हाउ वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और तीसरा उसको कंज्यूम कैसे किया जाता है। इतनी डेफिनेशन। नाम किसके किसके इसके साथ में, तो सबसे पहला नाम इसके अंदर आता है, सबसे पहला एडम स्मिथ की डेफिनेशन है, दूसरा जेबी से, और तीसरा वॉकर, वो एलन वॉकर नहीं है। अब क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मतलब ये डेफिनेशन में क्या क्या खामियां है वो बताई गई। लोगों ने इसको इसकी तारीफ तो नहीं की, उसकी बुराई की। बराबर नहीं, कुछ लोग होते ही ऐसे कि सामने वाले में नुकसान निकालेंगे पहले। तो ये देखो पहला उसके अंदर, उसको कार्लाइल और रस्किन, रस्किन की बुक को तुम जानते हो, अनटू द लास्ट, किसी ने पढ़ी हो तो। द राइटर्स लाइक कार्लाइल एंड रस्किन condemned, criticized this definition and argued that, उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दी कि इकोनॉमिक्स को इन्होंने गॉस्पेल ऑफ मैमन बोला। अब इसका मतलब गॉड ऑफ वेल्थ, उसका मतलब क्या हुआ, गॉड ऑफ वेल्थ। और डिसमल साइंस, डिसमल साइंस का मतलब बाजू में लिखा इमोरल साइंस, मतलब उसके अंदर सही गलत का कोई फैसला नहीं किया गया, लोगों को तुमने पैसे के पीछे भागता कर दिया। तुमने ऐसा बोला कि जिसके पास ज्यादा पैसे ना वो ज्यादा सुखी, इतना मान के चलने के लिए लोगों को उकसाया गया, ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के द्वारा। ऑफ गेटिंग रिच लिखा है ना, आपको पैसे वाला बनना है, सिर्फ एक्यूमुलेट करो। क्या लिखा है पहले डेफिनेशन के अंदर देखा, एक्विजिशन ऑफ वेल्थ है, फिर एक्यूमुलेशन और कंजम्पशन। यानी जो भी बात की गई इसके अंदर इंसान के बारे में नहीं, पैसे के बारे में बात की गई है। तो इसीलिए दे कंसिडर्ड इकोनॉमिक्स एज, ये अंडरलाइन करना, इकोनॉमिक्स ऑफ सेल्फिशनेस एंड मीननेस। सेल्फिशनेस यानी स्वार्थी, और मीननेस यानी मतलबी, जो बोलते हैं ना खुद के मतलब को निकालने वाले लोग, इसको मीननेस बोला जाता है। दिस डेफिनेशन गिव्स मोर अटेंशन टू वेल्थ, उसने किस पे ध्यान दिया ज्यादा, वेल्थ पे ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन उसने वेलफेयर ऑफ मैन के बारे में नहीं बताया। पैसा कमाओ, लेकिन उसको अगर गलत जगह यूज करेंगे, गलत चीजों में यूज करेंगे, तो इंसान का वेलफेयर नहीं होने वाला, उससे उसका नुकसान होने वाला है। वेलफेयर का मतलब होता है सुखाकारी, यानी ज्यादा अटेंशन किसके ऊपर दिया गया इसके अंदर, वेल्थ के ऊपर। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, वेल्थ इंक्लूड्स ओनली मटेरियल और टेंजिबल गुड्स। टेंजिबल यानी, याद रखो मैंने पहले स्टार्टिंग के अंदर मैंने समझा दिया कि इनके जमाने में सर्विस थी ही नहीं। सर्विस इनटेंजिबल होती है यानी अदृश्य, और टेंजिबल यानी जिसको अपने छू सकते हैं। बराबर ने, जो हाथों में लेके जिसको महसूस किया जा सकता है, वो सारी चीजें जो अपने फिजिकल थिंग्स है ना उसको बोला गया। तो वेल्थ जो है ना
वो टेंजिबल के बारे में बताता है, यानी दृश्य मिलकतों, मटेरियल या तो टेंजिबल गुड्स के बारे में। इट डज नॉट इंक्लूड इमटेरियल सर्विसेज लाइक सर्विस ऑफ टीचर, बोलो, डॉक्टर और इंजीनियर की सर्विस के बारे में कुछ बताया नहीं गया इसके अंदर, क्योंकि मैंने आपको वापस बोलना है मुझे ये चीज कि उस जमाने में ये सब चीजें होती ही नहीं थी, इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो इसके बारे में समझाएगा कौन। लोग बैंक ज्यादा देखते नहीं थे, घर के अंदर क्या करते थे, तिजोरियों में पैसा संभाल के रखते थे, खड्डा खोद के लोग पैसा दबा देते थे जमीनों के अंदर। अभी अभी जब हम लोग समझोगे देखते हैं कई बार, तो गांव के अंदर ऐसा माना जाता है कि खेतर को खोदने के टाइम पे अंदर से सोना मोहर निकली, वो जमाने में। अब कुछ ना निकले, पूरी दुनिया खोद डाली है लोगों ने, अब कुछ ना मिले, बराबर ने। पर वो जमाने ऐसे थे ना कि 1950 से पहले अगर किसी ने नई जमीन ली, उस जमीन के अंदर उसने अपना मकान बनाना शुरू किया ने, तो उस जमीन के अंदर पहली बार अगर समझो कि उसने खोदना शुरू किया, तो बाद में उसके अंदर से एक पैसा भरा हुआ कुछ मिलता था, नहीं ये सब आता था, बराबर ने। ये अपने कहानियों में भी देखते थे, रियलिटी हो ना तो वही कहानियों में आता है, नहीं तो वो साइंस फिक्शन हो जाता है फिर, कि जो हो ही नहीं सकता। कुछ चीजें ऐसी है ने कि जो अपने बात करें ने, मुझे अभी भी याद है कि एक नोवेल के अंदर 1921 की या तो 1924 के अंदर कुछ था ये नोवेल का, तो नोवेल के अंदर बताया गया था कि लोग है ने चलते फिरते कोई डिवाइस से बात कर रहे हैं। 100 साल हो गए इस बात को, लेकिन वो टेक्नोलॉजी अब आसान हो गई है। अपने ऐसे सवाल नहीं करते कि मोबाइल से बात कैसे करते होंगे लोग, अपने आप सवाल नहीं करते, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्या बराबर है। अब नया क्या लगता है कि नेटवर्क के बिना भी फोन चले, समझ रहे हो, क्योंकि अब सैटेलाइट फोन आ चुका है ऑलरेडी। 14 कंट्रीज के अंदर सैटेलाइट फोन खरीदने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, क्योंकि सैटेलाइट फोन सैटेलाइट से लिंक्ड होता है। तुम कहाँ पे हो ने वो लोकेशन ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट से लिंक कराना पड़ता है, इसलिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। फिर आपको एक नंबर दिया जाएगा, वो नंबर से आप कॉल करोगे। 14 कंट्रीज के अंदर ये ऑलरेडी सर्विस चालू हो चुकी है, यानी आप कोई भी जगह पे खो भी जाओ ना तो भी आप उसके साथ में कनेक्टेड रह सकते हो, पर वो जगह तक लिमिटेड है। बात समझे। यानी अभी क्या समझ रहे कि यार बेसमेंट में चले गए टावर चला गया, ऐसा बोलते हैं लोग, टावर चला गया, जबकि बोलना चाहिए ये नेटवर्क चला गया। और क्या बोलेंगे, एक डंडी आता है, दो डंडी आता है। डंडी समझ में नहीं आती मुझे तो अभी तक। ये डंडी को इन्वेंट करने वाली भी नोकिया कंपनी थी। ये साइड पे सिंबल आता है नेटवर्क का, उसमें बता दिया जाता है कि आप चार अगर होता है ना, तो 4 या 5 जो भी होता है, तो 4 के ऊपर ज्यादा हाइट क्यों रखी जाती है, क्योंकि ये फुल नेटवर्क है ये बताने के लिए नहीं, लेकिन ये नेटवर्क के अंदर सबसे अच्छी तरह से बात हो सकती है। और जो लास्ट वाली है ना, क्यों 4 सीधी सीधी लाइन नहीं ड्रॉ कर ली, एक छोटी एक उससे बड़ी इस तरह से लाइन ड्रॉ की, क्योंकि जो सबसे छोटी लाइन में नेटवर्क है सबसे खराब आता है, ऐसा होता है। दरिया में चले जाओ ना तो भी सैटेलाइट फोन वर्क करता है, याद रखो, पर वो कंट्री के अंदर हो ने तो उसके सैटेलाइट से लिंक होता है। दिस डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ, अंडरलाइन करो, वेलफेयर। ये वेलफेयर को इंक्लूड नहीं किया गया। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, वेल्थ इज द एंड, सो दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट। वेल्थ इज द एंड, एंड यानी क्या पता है, मकसद, एंड का मतलब मकसद। और मीन लिखा हो ना, MEANS, मीन्स, मीन्स का मतलब उस मकसद तक पहुंचने का साधन। एंड यानी क्या, एंड एक्टिविटी, यानी इसका मतलब कि मेरा मकसद यहां तक पहुंचना है, मेरा टारगेट यहां तक पहुंचना है, वो होता है एंड अपने लिए। तो ये डेफिनेशन अपने लिए इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसने क्या बताया, इंसान जो पैसे कमाता है ना बस वहां खुश हो जाता है, लेकिन पैसे कमाने के बाद कुछ नहीं होता, पैसा यूज भी करना पड़ता है, और जो यूज करें ना उसके बाद में जिस चीजों के अंदर यूज किया जाता है वो चीज अच्छी होनी चाहिए, तुमको हैप्पीनेस प्रोवाइड करे वैसी चीज होनी चाहिए, तुमको लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड करे ऐसी चीज होनी चाहिए। अब नियो क्लासिकल और वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये किसने बताई है, मार्शल, मार्शल्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन्स एक्शन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इतना लिखा उसने, ये आगे आएगा देखो। इसकी बुक कब पब्लिश हुई, 1890 के अंदर। बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी
ऑफ मैन्स एक्शन, मैन्स एक्शन यानी जो मैनकाइंड जो बोलते हैं ना, इंसान पूरी पूरे के पूरे सब आ गए, साधु महात्मा भी आ गए उसके अंदर, जंगलों में रहते हैं ना वो भी आ गए, सब लोग आ गए, सबकी जरूरत है, बराबर ना। इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इट एक्सप्लेन्स हाउ ही गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही यूजेस इट, पैसा कहाँ से आएगा और पैसा वो कैसे यूज करेगा, ये अंडरलाइन करना है अपने। एंड इट इज वन साइड अ स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी एक जगह पे वो वेल्थ को स्टडी करता है और दूसरी जगह पे अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैन, यानी यहाँ पे किसको सेंटर में रखा गया, ह्यूमन बीइंग को सेंटर में रखा गया, जबकि इसके पहले वाली डेफिनेशन में वेल्थ को सेंटर में रखा गया था। अब इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें, देखें, अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स is a study of wealth in one hand and study of man and his activities on the other hand। अब इसके हिसाब से क्या बताया गया है कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, एक वर्ड आता है उसके अंदर, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इंसान की जिंदगी का ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है, पैसा कमाना और पैसा खर्च करना। पर यहाँ पे पैसा कमाने के पीछे जो मकसद है ना, वो तुम्हारी जितनी भी अनलिमिटेड वांट्स है ना, उसमें से कुछ वांट्स को सेटिस्फाई करना है, कुछ जरूरतों को तुम सेटिस्फाई कर पाओ ना, उसका मकसद ये रहता है। अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ ऑन वन हैंड एंड स्टडी ऑफ मैन एंड हिज एक्टिविटीज ऑन द अदर हैंड, यानी एक जगह पे वो किसको स्टडी करेगा, वेल्थ को स्टडी करेगा, और दूसरी जगह पे वो इंसान की एक्टिविटीज को स्टडी करेगा। अब इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, यानी सामाजिक विज्ञान, ये क्यों, क्योंकि वो समाज में रहने वाले लोगों को स्टडी करता है खाली, because it is a study of activities of man who is living in organized society, यानी जंगल में रहने वालों को इकोनॉमिक स्टडी नहीं करेगा, इसने ये बताया। इट इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। एक्चुअली मैंने क्या बोला आपको, पहले मैंने ये बोला कि इंसान की, हर तरह के इंसान की जरूरत होती है, चाहे वो गुफा में रहे जंगल में रहे, लेकिन इसने क्या बोला कि हम सिर्फ उन्हीं इंसान को स्टडी करेंगे जो सिविलाइज सोसाइटी का हिस्सा है। सिविलाइज सोसाइटी यानी जिसको ऑर्गेनाइज सोसाइटी बोला जाता है, जिनके अंदर घर, लोगों के घर मकान होते हैं, लोगों के साथ में जुड़ना उनकी कैफियत के अंदर आ जाता है, ये सब चीजों को मानने वाले लोगों को ही खाली अपने को स्टडी करना है, बराबर। अकॉर्डिंग टू मार्शल, वेल्थ इज अ मीन्स टू अचीव मटेरियल वेलफेयर। मीन्स आया, देखो मैंने बोला मटेरियल वेलफेयर, इसका मतलब तुम जो भी चीज खरीदते हो ना, उसमें से तुम क्या मांगते हो, सेटिस्फेक्शन मांगते हो। अपने क्या मांगते हैं, हर चीज में से कोई भी चीज को हमने खरीदा उसमें से हम सेटिस्फेक्शन मांगते हैं, तो सेटिस्फेक्शन मिलना वो तुम्हारे लिए वेलफेयर है, सेटिस्फेक्शन मिलना तुम्हारे लिए वेलफेयर है, लेकिन उस वेलफेयर को अचीव कैसे करोगे तुम, तो इंसान अपनी एक्टिविटीज जो करेंगे ना उससे, यानी मतलब पैसा कमा के, तो वेल्थ तुम्हारे लिए सिर्फ एक मीन्स यानी जरिया, साधन। मीन्स क्या है, सिर्फ एक जरिया है यानी साधन है मटेरियल वेलफेयर को अचीव करने के लिए। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन्स एक्शन, दिस मीन्स इट इज अ स्टडी ऑफ ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन एंड नॉट ऑल एक्टिविटीज। वो सिर्फ किसको स्टडी करेगा, सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करेगा, बाकी सारी चीजों के बारे में बात नहीं करेगा, यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पे आती ही नहीं है। सिमिलर डेफिनेशंस वर गिवन बाय कैनन एंड पिगू आल्सो। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड कैनन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ, अगेन क्या आया, सिर्फ मटेरियल वेलफेयर, यानी इसके अंदर भी सर्विस के बारे में बात नहीं की गई है। सर्विस के बारे में अगर बात की गई होती तो नॉन मटेरियल भी लिखा होता, लेकिन मटेरियल लिखा है, इसका मतलब सिर्फ गुड्स के बारे में बात की गई है। अकॉर्डिंग टू पिगू, इकोनॉमिक्स डील्स विद दैट पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर दैट कैन बी ब्रोट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू रिलेशन विद मेजरिंग रोड ऑफ मनी। देखो रोड लिखा है ROAD, रॉन्ग है, ROD आएगा। रोड यानी मेजरमेंट का जो, मेजरमेंट की स्केल होती है ना, वो स्केल को रोड बोला जाता है, मेजरिंग रोड, बराबर ने। मेजरिंग रोड है ना, नॉर्मली कब लिक्विड को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, पहले करते थे लोग। बजाज का स्कूटर आता था ना,
उसके अंदर पेट्रोल कितना, उसका कोई इंडिकेटर नहीं आता था, तो एक स्केल रखते थे अपने पास, वो स्कूटर उसी स्कूटर के लिए बनाई जाती थी, और वो सलिए जैसा होता था, सलिए को रोड बोला जाता है। आपने क्या करे, पेट्रोल की टैंक के अंदर है ना वो सलिया उतारे, उसके बाद में बाहर निकाल के देखे इतना पेट्रोल है, तो समझ जाए कि 2 लीटर है 3 लीटर है, बराबर नहीं। इसको मेजरिंग रोड बोला जाता है। मेजरिंग रोड हमेशा किसके लिए होता है, बार बार बोलता हूँ, मेजरिंग रोड हमेशा लिक्विड के लिए होता है, और टैंक के अंदर कितना पानी है ये सब मेजर करने के लिए रोड उसके अंदर उतारा जाता है, और उसके बाद में रोड के ऊपर है ना जो मेजरमेंट आता है वो माना जाता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये बताया जाने की कोशिश है, क्या बताया गया इसके अंदर, कि हम अगर जिसको मनी से मेजर कर पाएंगे, जिन चीजों की कीमत पैसों से हम लिख पाएंगे, उसी चीजों को खाली मेजर करेंगे, बाकी कोई चीज को नहीं, बराबर। अब ये डेफिनेशन की क्रिटिसिज्म है। सबसे पहले तो ये मटेरियलिस्टिक डेफिनेशन है। दिस इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू मार्शल द वेलफेयर ऑफ पीपल डिपेंड्स अपॉन ओनली मटेरियल गुड्स। वेलफेयर किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ मटेरियल थिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी टेंजिबल गुड्स पे। दिस मीन्स ही इग्नोर्ड नॉन मटेरियल गुड्स, दैट इज इनटेंजिबल सर्विसेज लाइक सर्विस ऑफ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये सबको इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। यही डेफिनेशन में खामी किसकी थी, एडम स्मिथ के अंदर भी थी, और यही खामी इसके अंदर भी है। उसके बाद में मिसलीडिंग, दिस डेफिनेशन इज मिसलीडिंग। मिसलीडिंग यानी गैर मार्गे दौड़नार, यानी मिसलीडिंग के भाई, राइट। यानी ये आपको डायरेक्शन नहीं देती, उल्टा आपको उल्टी दिशा में ले जाती है। दिस इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इंक्रीज इन वेल्थ लीड्स टू इंक्रीज इन वेलफेयर। मतलब जिसके पास ज्यादा पैसे वो ज्यादा खुश, ऐसा मान लिया गया। इंक्रीज इन वेल्थ यानी जिसके पास धन दौलत ज्यादा है, इंक्रीज इन वेलफेयर यानी उसके पास सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा है, ऐसा मान के चलेंगे हम। बट इन फैक्ट सर्टेन गुड्स एंड वेल्थ जैसे सिगरेट और वाइन वो वेलफेयर प्रमोट नहीं करते, वो तो नेगेटिव वेल्थ के अंदर आते हैं कुछ तो, बराबर नहीं। पर वेलफेयर की बात करें, इसने क्या बोला, इसने अपनी डेफिनेशन का नाम दिया वेलफेयर डेफिनेशन, लेकिन वेलफेयर को मेजर कैसे करोगे। हम खाने बैठते हैं, 4 लोग खाने बैठेंगे, चारों लोगों की पसंद अलग अलग होती है, पर जो चीज परोसी जाती है वो तो एक ही तरह की है सबके लिए। अब 4 में से किसी को अच्छा लगे किसी को ना अच्छा लगे, तो मेजर कैसे करोगे उसको कि किसको कितना पसंद आया कितना नहीं। 4 पसंद आया 5 पसंद आया ऐसा थोड़ा बोलेंगे, राइट। तो इसको मेजर नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस बिकॉज इट इज अ स्टडी ऑफ मैन हु इज लिविंग इन सोसाइटी। लेकिन जो सोसाइटी में नहीं रहते वो लोग भी डिमांड तो करेंगे ना, वो लोग भी खाना तो खाते हैं ना, वो लोग भी पैसे कहीं से कमा के खर्च तो करते हैं ना। चलो भीख मांग के पैसे लाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से तो वो पैसे को लाके खर्च करते हैं ना। तो उनकी तो यहाँ पे स्टडी के बारे में देखा ही नहीं गया है। एंड इट इग्नोर्स द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। सबसे बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है स्कैरसिटी का, प्राइस तभी होती है जब स्कैरसिटी होती है। जो चीज की प्राइस ना हो ना उसकी स्कैरसिटी नहीं है, जिसकी प्राइस इतना हो उसकी स्कैरसिटी नहीं है, बराबर। जैसे हवा की स्कैरसिटी नहीं है उसकी प्राइस नहीं है, पर पानी की स्कैरसिटी है इसलिए अब उसकी प्राइस भी है। क्योंकि पानी कौन सा, गंदे पानी की कोई स्कैरसिटी नहीं है, नहा लो विश्वामित्री में, बराबर ने। पर जो साफ पानी है वो नहीं मिलता, आपको ट्रीट करना पड़ता है उसको, पानी को पीने लायक बनाने के लिए, बराबर। तो इसलिए जिसकी स्कैरसिटी है ना उसके प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताया गया। तो आज जितना सीखा 2 डेफिनेशन, वो दोनों डेफिनेशन में से पहली डेफिनेशन एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ ने किस पे फोकस किया, वेल्थ पे। उसने 3 चीजों को बताया, कौन कौन सी चीजों को, एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ और कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। उसके 3 सवाल, पहले किस तरह से वेल्थ को प्रोड्यूस किया जाएगा, दूसरा किस तरह से अपने वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और किस तरह से उसको कंज्यूम किया जाएगा। लेकिन उसकी डेफिनेशन में सबसे पहली बात यह है कि उसने इकोनॉमिक्स को एकदम सेल्फिश और मीन बना दिया। दूसरी बात, इसकी डेफिनेशन के अंदर खाली वेल्थ के बारे में बताया गया, वेलफेयर के बारे में नहीं। तीसरी बात, एडम स्मिथ ने खाली टेंजिबल गुड्स के बारे में बताया, यानी जो चीजें देख सकते वही बिकेगी, सर्विस के बारे में उसने नहीं बताया। और चौथी बात, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर इसके अंदर आता ही नहीं है। मतलब इसके हिसाब से वेल्थ तुम्हारा मकसद है जिंदगी का, पर असल में ये नहीं होता। इंसान पैसे कमाता है कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर पाए,
तो वेलफेयर उसका मकसद होना चाहिए, उसकी जगह पे उसने क्या बोला, खाली वेल्थ उसका मकसद है। फिर उसके बाद सेकंड डेफिनेशन जो तुम्हारी अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक 1890 के अंदर लिखा गया। एडम स्मिथ की बुक का नाम क्या, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, वो लिखी गई 1776 के अंदर, राइट। अब अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है। अब ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्या होता है, पैसा लाना और पैसा यूज करना। इसके हिसाब से एक जगह पे वो वेल्थ को स्टडी करेगा और दूसरी जगह पे वो इंसान की बिहेवियर को भी स्टडी करेगा। अब इसके फीचर्स में सबसे पहले हमने ये देखा कि जो मैंने अभी बताया वो वेल्थ को स्टडी करना, और अदर हैंड पे वो क्या स्टडी करेगा, दूसरा स्टडी ऑफ मैन। उसके बाद में इकोनॉमिक सोशल साइंस है, यानी वो इन लोगों को इग्नोर करता है जो सिविलाइज सोसाइटी के अंदर नहीं रहते। उसके बाद में इसने मटेरियल वेलफेयर के बारे में बताया, मैन की एक्शन के बारे में बताया, और इसके अलावा डेफिनेशन देने वाले में से कैनन और पिगू, इसके क्रिटिसिज्म में 5 क्रिटिसिज्म। एक तो मटेरियलिस्टिक डेफिनेशन है, सर्विस को इंक्लूड नहीं किया गया। दूसरा मिसलीडिंग है, क्योंकि उसने बोला कि वेल्थ ही सब चीज़ों का यानी वेल्थ से ही आपको वेलफेयर मिल जाता है, इसने ऐसा सोच लिया, लेकिन सही में ऐसा नहीं होता। कुछ वेल्थ ऐसी होती है जो आपको नुकसान भी देती है। उसके बाद में वेलफेयर को कभी आप मेजर नहीं कर सकते। चौथी बात उसके अंदर बताई गई, उसको सोशल साइंस बोला गया, यानी इसने भी किसको इग्नोर किया, नॉन मटेरियल थिंग्स को, यानी सर्विस को इसने इग्नोर किया, और इसने स्कैरसिटी के प्रॉब्लम को स्टडी नहीं किया। 2 डेफिनेशन आज का टारगेट ये कंप्लीट किया अपने।